अब कहानी हमें ले जाती है साल 2073 में, जब दुनिया एक विनाशकारी युद्ध के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी। अपराधों की संख्या 800% से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और जेलें कैदियों से ठसाठस भर चुकी थीं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बेहद क्रूर योजना शुरू की जिसका नाम था बॉक्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। यह सजा इतनी अमानवीय थी कि पुराने समय में कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हर कैदी के सामने सिर्फ 2 विकल्प रखे जाते थे। पहला, तुरंत मौत चुन लो, या दूसरा, अपनी पूरी सजा एक छोटे से बंद बॉक्स के अंदर बिताओ। उस बॉक्स में कैदी को खाना और पानी तभी मिलता जब कोई आम नागरिक उसे देने का फैसला करता। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे तुरंत मार दिया जाता। कहानी की शुरुआत एक फ्रेंच महिला से होती है जो ऐसे ही एक बॉक्स में बुरी तरह घायल हालत में जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। उसे 4 साल की सजा मिली थी, लेकिन अभी भी 2 साल से ज्यादा का समय बाकी था। उसके बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। जब वह उम्मीद के साथ खाने वाली छोटी खिड़की खोलती है तो उसे खाना नहीं बल्कि एक रेजर ब्लेड मिलता है। कुछ देर तक वह उसे देखती रहती है, फिर आखिरकार उम्मीद छोड़ देती है और उसी ब्लेड से अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। इसके बाद कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान चट्टानी द्वीप पर पहुंचती है जहां समुद्र के किनारे ऐसे ही सैकड़ों लोहे के बॉक्स रखे हुए थे। एक दिन 2 छोटे बच्चे वहां खेलते खेलते रबर की गेंद एक बॉक्स पर मार देते हैं। गेंद की आवाज से अंदर बंद कैदी नंबर 13 की आंख खुल जाती है। वह घबरा कर उठती है और उसे एहसास होता है कि उसके हाथ और पैर मजबूती से बांधे गए हैं। वह दांतों की मदद से रस्सी काटने लगती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह खुद को आजाद कर लेती है। उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी और आज उसकी कैद का पहला दिन था। तभी दीवार पर लगी एक छोटी सी लाइट जलती है और खाने वाली खिड़की धीरे धीरे खुलती है। कैदी नंबर 13 बाहर झांकती है तो उसे वही दोनों बच्चे दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ एक पल बाद खिड़की फिर बंद हो जाती है। वह रोते हुए आजादी की भीख मांगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। उसी समय बॉक्स के अंदर लगी स्क्रीन चालू होती है और एक रिकॉर्डेड वीडियो चलने लगता है जिसमें उसे इस सजा के सारे नियम बताए जाते हैं। वीडियो के आखिर में एक लाइन सुनाई देती है, तुम वहीं हो जहां तुमने खुद रहना चुना है। ये सुनते ही कैदी नंबर 13 पूरी तरह टूट जाती है। वह दीवारों पर मुक्के मारती है, चिल्लाती है और बार बार कहती है कि वह निर्दोष है। रोते रोते आखिरकार वह थककर वहीं सो जाती है। कुछ समय बाद खिड़की फिर खुलती है। इस बार वह जल्दी से अपना बर्तन बाहर रख देती है। उसे उम्मीद थी कि शायद खाना मिलेगा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं मिलता। अब वह पूरे बॉक्स का एक एक इंच ध्यान से जांचने लगती है। उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं भागने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन जैसे ही वह किसी जगह को ज्यादा देर तक छूती है उसे हल्का बिजली का झटका लगता है। फिर भी वह हार नहीं मानती और बार बार पूरा बॉक्स टटोलती रहती है। जब कुछ भी करने को नहीं बचता तो अकेलापन धीरे धीरे उसे पागल करने लगता है। समय बिताने के लिए वह अपने नाखूनों से दीवारें खरोंचने लगती है। उधर एक दूसरे बॉक्स में एक और महिला कैदी होश में आती है। उसे 2 साल की सजा मिली थी और अभी भी 500 दिनों से ज्यादा का समय बाकी था। कभी कभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है जो सिर्फ एक सवाल पूछती थी, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? एक शाम वह बॉक्स के लाइट पैनल से छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है। उसे लगता है शायद यही उसकी आजादी का रास्ता बन जाए, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस छोटी सी गलती का बहुत बड़ा अंजाम होने वाला था। तभी बॉक्स में लगे कैमरे उसकी हरकत पकड़ लेते हैं। अचानक तेज अलार्म बजने लगता है और एक ठंडी मशीन जैसी आवाज गूंजती है, उल्लंघन दर्ज किया गया है, समाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये सुनते ही महिला कैदी के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल छत से लोहे की मोटी सलाखें धीरे धीरे नीचे उतरने लगती हैं। वह घबराकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। खुली हुई खिड़की से बाहर खड़े लोगों को पुकारती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। डर के मारे वह फर्श पर लेट जाती है और अपनी मौत को धीरे धीरे अपने करीब आते हुए देखती रहती है। फिर अचानक गिनती करने वाली स्क्रीन और मशीन की आवाज दोनों गड़बड़ाने लगते हैं। सलाखें उसके चेहरे के ठीक ऊपर रुक जाती हैं। महिला के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि शायद सिस्टम खराब हो गया है और वह बच जाएगी, लेकिन यह खुशी बस कुछ सेकंड की थी। अगले ही पल सिस्टम फिर से चालू हो जाता है और लोहे की सलाखें पूरी ताकत से नीचे आकर उसे वहीं कुचल देती है। अगली सुबह कैदी नंबर 13 फिर से अपने बॉक्स का हर कोना टटोलने लगती है, लेकिन उसे अब भी भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वह तुरंत अपना बर्तन खिड़की के नीचे रख देती है ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर सके। कई दिनों बाद उसे पहली बार भरपेट पानी पीने को मिलता है। कुछ समय बाद वह सो रही होती है कि एक आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। खिड़की पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वह 13 से पूछती है कि उसे कितने साल की सजा मिली है। जब 13 बताती है कि उसे 7 साल की सजा मिली है तो लड़की कहती है, इतनी लंबी सजा शायद सिर्फ राजनीतिक कैदियों को ही मिलती है। फिर वह 13 के बर्तन में ताजा पानी भर देती है और खाने की छोटी सी गोलियां भी देती है। भूख से तड़प रही थेरी उन्हें तुरंत खा लेती है। जाते जाते लड़की कहती है कि यहाँ हर कैदी का भविष्य आम नागरिक तय करते हैं। 13 बार बार कहती है कि वह निर्दोष है, लेकिन लड़की उसकी बात अनसुनी करके चली जाती है। दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं और 13 का मानसिक संतुलन लगातार बिगड़ने लगता है। अब वह इस अकेलेपन को और सहन नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वह रस्सी उठाती है और अपनी जिंदगी खत्म
खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड तक उसकी सांस रुकने लगती है, लेकिन मरने से ठीक पहले उसके हाथ अपने आप रस्सी छोड़ देते हैं। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब वह अपनी मौत पर भी काबू नहीं रख सकती थी। कुछ महीने और गुजर जाते हैं। 13 अब भी उसी बॉक्स में कैद थी। एक दिन उसे अखबार के टुकड़े में लिपटे कुछ बीज दिए जाते हैं। वह उन्हें अपने बर्तन में डाल देती है और अखबार को रोशनी के पास ले जाकर पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर लिखी भाषा उसे बिल्कुल समझ नहीं आती। यह देखकर वह फिर रो पड़ती है। उसे महसूस होने लगता है कि यह सिर्फ कैद नहीं बल्कि धीरे धीरे दिया जाने वाला मानसिक अत्याचार है। कुछ समय बाद वह खिड़की से अपने दोनों हाथ बाहर निकालती है और आसपास टटोलने लगती है। तभी उसे वही रबर की गेंद मिल जाती है जो बच्चों ने कई महीने पहले उसके बॉक्स की तरफ फेंकी थी। अब उसके पास समय बिताने के लिए एक छोटा सा सहारा था। दिन एक जैसे गुजरते रहते हैं। वह सोती है, गेंद से खेलती है और जब भी खिड़की खुलती है कुछ पल बाहर की धूप और खुले आसमान को देख लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर पर घाव बनने लगते हैं जो हर दिन और ज्यादा गंभीर होते जाते हैं। उधर एक दूसरे बॉक्स में एक पुरुष कैदी अपनी 5 साल की सजा काट रहा था। वह 1000 दिन पहले ही गुजार चुका था। अब उसकी हालत एक जिंदा इंसान जैसी नहीं बल्कि चलती फिरती लाश जैसी हो चुकी थी। वह बस एक ही बात बार बार दोहराता रहता था, मैं वही हूँ जहाँ मैंने खुद रहना चुना है। एक दिन एक ड्रोन कैदी नंबर 13 के बॉक्स को उठाता है और उसे जंगल के बीच ले जाकर रख देता है, जहाँ ऐसे ही दर्जनों कैदी अपने अपने बॉक्स में बंद थे। कुछ देर बाद वही छोटी लड़की फिर से आती है। वह 13 से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 13 थकी हुई आवाज में जवाब देती है, पुनर्वास। लड़की मुस्कुराती है और बताती है कि वह शेक्सपियर की किताब पढ़ रही है, हालांकि उस लेखक की किताबें अब सरकार ने प्रतिबंधित कर दी हैं। 13 कहती है कि वह पढ़ना जानती है, लेकिन बॉक्स के अंदर उसे किताब पढ़ने की अनुमति नहीं है। लड़की कहती है कि किताबों के बिना कभी किसी का सुधार नहीं हो सकता। फिर वह 13 का हाथ पकड़ती है और रोमियो और जूलियट की एक खूबसूरत पंक्ति सुनाती है। उसे सुनकर 13 की आंखें भर आती हैं। वह कहती है कि काश एक दिन उसे भी ये किताब पढ़ने का मौका मिले। लड़की उसे अपनी किताब देना चाहती है, लेकिन 13 मना कर देती है, क्योंकि वह लड़की को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। जाने से पहले लड़की उसे थोड़ा सा खाना देती है और वादा करती है कि वह दोबारा आएगी और उसे किताब पढ़कर सुनाएगी। लड़की के जाने के बाद 13 उसके स्पर्श और उसकी मुस्कान के बारे में लगातार सोचती रहती है। अकेलापन अब उस पर इतना हावी हो चुका था कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और बॉक्स में लगे कैमरे उसकी हर हरकत चुपचाप रिकॉर्ड करते रहते हैं। कैद का 1 साल पूरा होने के बाद 13 एक दिन बीज खा रही होती है। तभी उसे उन बीजों के बीच एक बेहद छोटी छिपी हुई किताब मिलती है और यहीं से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। अब कैदी नंबर 13 कैमरे से पीठ फेर कर लेट जाती है और चुपके से वह छोटी सी किताब खोलती है। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वह किताब रोमियो और जूलियट थी। उसकी हर कविता, उसकी हर पंक्ति 13 के अंदर एक नई उम्मीद जगा देती थी। कई दिनों बाद उसे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि शायद वह पूरी तरह नहीं टूटी है। अगली बार जब उसे ताजा पानी मिलता है तो वह अपने पूरे शरीर को साफ करती है और घावों को भी ध्यान से धोती है। घावों पर पानी पड़ते ही उसे भयानक दर्द होता है, लेकिन वह दांत भींचकर सब सह लेती है। इसके बाद वह गंदा पानी बॉक्स के बाहर फेंक देती है, लेकिन कैमरा उसकी ये हरकत रिकॉर्ड कर लेता है। सिस्टम इसे पानी की बर्बादी मान लेता है और सजा के तौर पर उसका बॉक्स दोबारा समुद्र किनारे ले जाकर रख दिया जाता है। कुछ समय बाद वही लड़की फिर उससे मिलने आती है। वह हैरानी से पूछती है कि तुम्हें यहाँ वापस क्यों लाया गया? लेकिन 13 इस सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा उससे पूछती है कि वह तय कैसे करती है कि किस कैदी को खाना देना है। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि वह हर दिन अलग अलग कैदियों से बात करती है और जिसे ठीक समझती है उसे खाना दे देती है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर कहती है कि आज तूफान आने वाला है, इसलिए उसे जल्दी जाना होगा। जाने से पहले 13 उसकी उम्र पूछती है। लड़की बताती है कि वह सिर्फ 16 साल की है। ये सुनकर 13 धीरे से कहती है कि तुम मुझे मेरी मर चुकी बहन की याद दिलाती हो। दिन फिर धीरे धीरे बीतने लगते हैं। अब 13 की समझदारी सिर्फ उस छोटी सी किताब की वजह से बची हुई थी। वह उसे बॉक्स की एक छोटी सी दरार में छिपा कर रखती थी और जब भी पढ़ना होता कैमरे से पीठ फेर कर उसे निकाल लेती। कई बार वह इतनी बेचैन हो जाती कि रात में सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी में किताब पढ़ने की कोशिश करती। हालांकि वह रोशनी इतनी नहीं होती कि शब्द साफ दिखाई दें, फिर भी वह हार नहीं मानती। एक दिन ड्रोन उसका बॉक्स फिर उठाकर कहीं और ले जाने लगता है। हवा में उड़ते हुए 13 नीचे अंतहीन समुद्र को देखती रहती है। कुछ देर बाद बॉक्स एक नई जगह उतरता है। खिड़की खुलते ही एक आदमी सामने खड़ा दिखाई देता है। वह आराम से एक लाल सेब खा रहा था, सिर्फ उसे तड़पाने के लिए। 13 रोते हुए उससे सेब का सिर्फ एक टुकड़ा मांगती है, लेकिन वह आदमी ठंडी आवाज में कहता है कि उसे बॉक्स में बंद इन जानवरों पर जरा भी दया नहीं आती। अगर उसके हाथ में होता तो वह सभी कैदियों को बिना किसी सुधार के मौके के सीधे मौत की सजा दे देता। कुछ देर बहस करने के बाद वह एक गंदी शर्त रखता है। वह कहता है अगर 13 उसकी गंदी इच्छा पूरी कर दे तो वह उसे एक पूरा सेब देगा। भूख से तड़प रही 13 मजबूरी में उसकी बात मान जाती है, लेकिन जैसे ही वह आदमी उसका शोषण करने लगता है, उसी समय गश्त कर रहा ड्रोन उन्हें देख लेता है। अगले ही पल ड्रोन सीधे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वह आदमी वहीं मारा जाता है और एक गोली बॉक्स के अंदर घुसकर 13 के पैर में लग जाती है। भयानक दर्द के बावजूद 13 बाहर हाथ निकालकर उस सेब को पकड़ लेती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि पूरा सेब कीड़ों से भरा हुआ था। यह देखकर उसे जोर की उल्टी हो जाती है। उस रात अचानक फिर से अलार्म बज उठता है। मशीन की आवाज घोषणा करती है
है कि खाने के बदले सौदा करना नियमों के खिलाफ है, इसलिए 13 को सजा दी जाएगी। उसे अगले 7 दिन तक सोने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसे चेतावनी भी दी जाती है कि अगर उसने फिर कभी नियम तोड़े तो उसे सीधे मार दिया जाएगा। अचानक बॉक्स के अंदर तेज सफेद रोशनी जल उठती है और अलार्म लगातार बजता रहता है। अगले 7 दिनों तक तिती एक पल भी सो नहीं पाती। वह अपनी शर्ट से आंखें और कान ढकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब भी वह आंखें बंद करती, अलार्म फिर से जोर जोर से बजने लगता। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका दिमाग धीरे धीरे टूट रहा है। इसी दौरान उसे बॉक्स में रहते हुए पूरा 2 साल हो चुके थे। कुछ समय बाद वह बॉक्स की खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ लोग बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहे थे। उन्हें देखकर उसे अपनी आजादी की और भी ज्यादा याद आने लगती है। तभी अचानक मशीन की आवाज सुनाई देती है। जांच में पाया गया है कि तुम्हें गलत तरीके से सजा दी गई थी। नागरिकों ने फैसला किया है कि तुम्हें रिहा किया जाए। ये सुनकर 13 की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। उसी समय खिड़की पर एक बेहद खूबसूरत महिला का चेहरा दिखाई देता है और अगले ही पल वह किसी तरह बॉक्स के अंदर आ जाती है। 13 उसे ध्यान से देखती है। उसे लगता है कि वह चेहरा पहले भी कहीं देखा है, लेकिन वह पहचान नहीं पाती। महिला आराम से एक सोफे पर बैठ जाती है और चाय का कप हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, तुम्हें कोई रिहा नहीं कर रहा। और इतना सुनते ही 13 की सारी उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। दरअसल वह खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि कैद होने से पहले कैदी नंबर 13 का ही रूप थी, यानी उसका अपना भ्रम। वह महिला 13 को समझाती है कि इंसानी दिमाग अकेलेपन में कैसी कैसी झूठी दुनिया बना सकता है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है, जबकि तेरी दर्द से रोती रहती है। आखिरकार 7 दिनों की सजा पूरी होती है और मशीन की आवाज घोषणा करती है कि अब उसकी सजा खत्म हो चुकी है। तेरी आखिरकार सो पाती है और वह डरावना भ्रम भी गायब हो जाता है, लेकिन उसका मानसिक आघात अब हमेशा के लिए उसके अंदर रह जाता है। कुछ रातों बाद 13 आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी देखती है। तभी बॉक्स की आवाज घोषणा करती है कि आज नया साल है और इस मौके पर सरकार ने लगभग सभी कैदियों को माफी देने का फैसला किया है, लेकिन एक शर्त थी, राजनीतिक कैदियों को कोई माफी नहीं मिलेगी। इसका मतलब 13 अब भी उसी बॉक्स में कैद रहने वाली थी। उसी रात उसे महसूस होता है कि उसके दांत धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। एक सुबह एक बूढ़ी औरत उसके बॉक्स के पास आती है। वह दीवार पर जंग लगा हुआ रेजर मारती है और कहती है कि उसने अपनी जिंदगी के 15 साल इसी तरह एक बॉक्स में बिताए हैं। वह कहती है कि इस कैद ने उसे पूरी तरह बदल दिया। फिर वह वही रेजर 13 को दे देती है और उदास होकर कहती है, अब मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। 13 कुछ देर तक उस रेजर को देखती रहती है, लेकिन इस बार भी वह अपनी जिंदगी खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कुछ समय बाद वही शेक्सपियर पढ़ने वाली लड़की फिर से आती है। पहले 13 को लगता है कि शायद ये भी कोई भ्रम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास होता है कि लड़की सचमुच उसके सामने खड़ी है। वह फिर से ताजा पानी देती है और 13 का हाथ पकड़कर रोमियो और जूलियट की एक पंक्ति बोलती है। इस बार 13 उस पंक्ति को पूरा कर देती है। लड़की मुस्कुरा उठती है। कुछ महीने बाद 13 का पेट काफी बड़ा हो चुका था। तब सच्चाई सामने आती है कि वह उस आदमी की वजह से गर्भवती हो चुकी है, जिसने उसे एक सेब के बदले अपनी हवस का शिकार बनाया था। अगली बार जब लड़की आती है तो वह 13 से कहती है कि उसके लोग उसे बचाना चाहते हैं और बाकी की सजा अपने संरक्षण में पूरी करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वह ये बात कहती है, अलार्म बज उठता है। खिड़की तुरंत बंद हो जाती है और लड़की डर कर वहाँ से भाग जाती है। 13 बस रोती रह जाती है, क्योंकि उसकी आजादी एक बार फिर उससे छिन चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद एक नया आदमी उसके बॉक्स के पास आता है। वह 13 का पेट देखकर समझ जाता है कि वह गर्भवती है और अभी भी 4 साल की सजा बाकी है। वह पास में जलते हुए एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इतनी दर्दनाक जिंदगी से बेहतर जल्दी मौत है। लेकिन 13 मरने से साफ इनकार कर देती है। कुछ समय बाद 13 छत से पानी टपकता हुआ देखती है। वह ऊपर हाथ डालती है और एक ढीला स्क्रू निकाल लेती है। पहले वह उसी से अपने नाखून घिसती है, फिर दीवार में बने छोटे से छेद को और बड़ा करने लगती है। उसे उम्मीद थी कि शायद यही एक दिन उसकी आजादी का रास्ता बनेगा। कुछ महीने बाद 13 को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वह घुटनों के बल बैठकर भयानक दर्द सहते हुए अपने बच्चे को जन्म देती है। फिर अपने दांतों से नाल काटती है और बच्चे को सीने से लगा लेती है। लेकिन उसी पल फिर से अलार्म बज उठता है। मशीन की आवाज घोषणा करती है कि 13 ने एक और नियम तोड़ दिया है, क्योंकि अब उस बॉक्स में 2 लोग मौजूद हैं, इसलिए उसे समाप्त किया जाएगा। अचानक पूरे बॉक्स में बेहोश करने वाली गैस भर जाती है और तीती होश खो बैठती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसका बच्चा वहाँ नहीं होता। वह पागलों की तरह चीखने लगती है, रोते हुए अपने बच्चे को वापस मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 4 साल इस नरक में बिताने के बाद एक दिन भयंकर तूफान आता है। समुद्र की विशाल लहरें लगातार उसके बॉक्स से टकराने लगती हैं। 13 जो छेद पहले बना चुकी थी, अब उन्हीं से तेजी से पानी अंदर आने लगता है। पानी बॉक्स के इलेक्ट्रिक सिस्टम तक पहुंच जाता है। जब 13 बाहर हाथ निकालकर कुछ तलाशने की कोशिश करती है, तभी सिस्टम खराब हो जाता है और खिड़की अचानक उसके हाथ पर बंद हो जाती है। दर्द से वह जोर जोर से चीखने लगती है। पूरा जोर लगाने के बाद भी वह अपना हाथ नहीं निकाल पाती, उल्टा उसकी हड्डी टूट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद सिस्टम फिर गड़बड़ा जाता है और खिड़की अपने आप खुल जाती है। आखिरकार 4 साल बाद 13 टूटे हुए हाथ के साथ पहली बार उस बॉक्स से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। कुछ समय बाद उसे एक छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है। वह उसे पैर से कुचलती है, फिर उठाकर खा लेती है। हालांकि उसे उल्टी आने लगती है, लेकिन भूख उसे सब कुछ करवा रही थी। इधर बारिश का पानी लगातार बॉक्स में भरता जा रहा था। 13 जितना हो सके अपने बर्तन में पानी जमा करती है, लेकिन धीरे धीरे पूरा बॉक्स पानी से भरने लगता है। इतनी मुश्किलों के बीच भी वह अपनी छोटी सी रोमियो और जूलियट की किताब पढ़ने की कोशिश करती है। आखिरकार पानी इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। तभी सिस्टम
सक्षम घोषणा करता है कि बॉक्स के साथ गैर कानूनी छेड़छाड़ की गई है और अब उसे मार दिया जाएगा। इसी बीच एक ड्रोन उसका बॉक्स उठाने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह उड़ान भरता है आसमान से बिजली गिरती है, ड्रोन सीधे नीचे गिर जाता है और बॉक्स भी समुद्र की लहरों में बह जाता है। अगली सुबह समुद्र किनारे 3 नौजवान खेल रहे होते हैं, तभी उन्हें वह बॉक्स किनारे पर बहकर आता दिखाई देता है और कुछ ही देर बाद तेरा भी लहरों के साथ किनारे तक पहुंच जाती है, लेकिन वे तीनों उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। यहीं इस दर्दनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी का अंत हो जाता है।